Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on methods of preparation and synthetic applications of diazonium salts. Today, we are going to start an important topic of biochemistry, that is, a biomolecule. Students, आइए सबसे पहले हम बात करें आपसे कि बायोमोलिक्यूल होते क्या है। तो बेटे, ये सब्सटेंसेस के ऐसे सब्सटेंसेस के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं विच हैव इधर एनिमल ओरिजिन और प्लांट ओरिजिन। तो आप कह सकते हो कि जो एनिमल से मिलने वाले जो सब्सटेंसेस हैं या प्लांट से मिलने वाले जो सब्सटेंसेस हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिनका मोलर मास काफ़ी हाई होता है, बेटे ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। आपसे बात करें अगर हम, तो आप लोग जानते हो, यस फैमिलियर विद द वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। फिर आपने सुना होगा प्रोटीन के बारे में, फिर आपने सुना होगा न्यूक्लिक एसिड के बारे में, फिर आपने सुना होगा लिपिड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं, दीज आर कैटेगराइज एज द बायोमोलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आइए सबसे पहले जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि उन पर एक ब्रीफ स्टडी करते हैं। लेट अस टेक बेटे कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की बात करें। बेटे जो क्लासिकल डेफिनेशन आई थी, जो कि एक मिसकंसेप्शन थी, कि बोला ये जाता था जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, मतलब बेटे आप कह सकते हो केमिकली जिसको CxH2OY के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो अगर बेटे कोई कंपाउंड इस फॉर्म में लिखा जाएगा, पक्की बात हम कहेंगे कि वो क्या है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। लेकिन एक बेटे क्लासिकल डेफिनेशन को लेके एक बड़ी एक कह सकते हैं बेटे ना कि उसकी एक बड़ी कमी थी। कमी ये थी कि कार्बन बेटे हाइड्रेट बना ही नहीं सकता, इट हैज़ नो एबिलिटी टू फॉर्म हियर हाइड्रेट हियर। और बात दूसरी क्या आई, आपको मिलेंगे बेटे सब्सटेंसेस लाइक, जैसे हम आपसे रैमनोज की बात करें, बेटे एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। बेटे डेक्सट्रोज, वो भी एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन बेटे आपको उसको इस फॉर्म में, आप इस जनरल फॉर्मूले में उसको आप रख नहीं सकते हो। बेटे दीज टू सब्सटेंसेस, दैट इज डेक्सट्रोज एंड रैमनोज, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, बेटे इन दिस जनरल फॉर्मूला हियर। तो आप, और दूसरा का दिखाइए आपको क्या पड़ेगा, ये सब्सटेंसेस लाइक फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज योर विनेगर, दैट इज एस्टिक एसिड। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि अगर आप देखो बेटे ये है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन अगर आप इनको लिखना चाहो तो इनको आप इस फॉर्मूले में लिख सकते हो, दैट इज योर, जो फॉर्मल्डिहाइड कैन बी रिटन एज CH2O, जबकि बेटे इसको आप लिख सकते हो C2H2O। अब देखो इनको तो आप इस फॉर्मूले में लिख ले रहे हो, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जबकि बेटे जो हमारा रैमनोज और जो आपका डेक्सट्रोज है, ये कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन इनको आप इस फॉर्मूले में नहीं लिख सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री फैक्ट्स, जो हमारी क्लासिकल डेफिनेशन थी, डेफिनेटली बेटे दैट प्रूव टू बी इनवैलिड हियर। बेटे अब बात क्या करते हैं, आइए एक मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें। ये मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, आप देखोगे कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटे, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब बेटे कि उसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो कई सारे होंगे, और उसी के साथ साथ वहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, या कीटोनिक ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। बेटे कुछ तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो आप कह सकते हो कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं या जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हैं, और बेटे जो ऐसा नहीं है तो वो क्या है, दूसरा क्या है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो जो देते हैं या ऐसे हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं या कीटोन है, या
जो हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं बेटे। और क्या एक साथ डेफिनेशन है, एक बात और जुड़ी हुई है कि बेटे दीज सब्सटेंसेस मस्ट हैव एटलीस्ट 1 किरल कार्बन। तो अगर कोई सब्सटेंस इन क्राइटेरिया को बेटे फॉलो करेगा, इन क्राइटेरिया को होल्ड करेगा, तो डेफिनेटली मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से दैट सब्सटेंस मस्ट बी कॉल्ड एज द बेटे दैट कार्बोहाइड्रेट हियर। अब बात करें आपसे बेटे इसके हम लोग क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे बेटे जो हम पहले जो ग्राउंड यूज़ करें क्लासिफिकेशन की, वो आपके कार्बोहाइड्रेट का जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है। मतलब बेटे कोई कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज हो सकता है या हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है। तो पहले तो जो हाइड्रोलाइज हो सकता है, जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, उसके ग्राउंड पर आप क्लासिफिकेशन करते हो। स्टूडेंट्स पता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस वी कैन क्लासीफाई द डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट टू 3 मेन ग्रुप्स। वन इज कॉल्ड मोनोसैक्राइड्स। बेटे मोनोसैक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ग्लूकोज की बात करो, बेटे ग्लूकोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है या फ्रक्टोज है जो बेटे हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है। सिंस द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई ये जो कार्बोहाइड्रेट होंगे दीज आर सेड टू बी द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड दैट शुड बी क्लासिफाइड एज द मोनोसैक्राइड हियर। अब आइए इसके बाद एक और बात करते हैं। तो सेकेंड क्लास है, उसको ऑलिगोसैक्राइड्स बोलते हैं। फ्रेंड्स ऑलिगोसैक्राइड्स क्या होते हैं? जो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं और हाइड्रोलिसिस के बाद क्या करते हैं, मोनोसैक्राइड से 2 से लेकर के 10 तक की यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। Oligosaccharides are those carbohydrate which on hydrolysis gives 2 to 10 molecules of your monosaccharides। तो आप कह सकते हैं, जैसे आपसे बात मैं भी करूं, जैसे सुक्रोज की बात करूं बेटे, तो सुक्रोज क्या है, C12H2211 है। इसको जब हाइड्रोलाइज आप करोगे तो पक्का बेटे क्या मिलेगा, एक यूनिट ग्लूकोज की मिलेगी, एक आपकी फ्रक्टोज की मिलेगी, आपको 2 मोनोसैक्राइड्स मिलेंगे। ऐसे बेटे आप और सारे कर सकते हो। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जिन कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करने पे 2 से 10 नंबर ऑफ यूनिट्स मोनोसैक्राइड्स की मिलती हैं, दीज आर कॉल्ड एज दैट इज योर ओलिगोसैक्राइड्स। बेटे इसके बाद आता है पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स ऐसे बेटे जो हाइड्रोलाइज हो करके ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स यूनिट देते हैं बेटे, उनको हम लोग कहते हैं पॉलीसैक्राइड्स हैं। जैसे आप स्टार्च की बात करते हो, स्टार्च को बेटे ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट है कि जिसको आप क्या करेंगे, अगर हाइड्रोलाइज कर देंगे तो डेफिनेटली यू हैव द लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन हियर। So बेटे as per our definition that should be called as the polysaccharides here। बेटे अब बात करें एक दूसरा हम लोग जो ग्राउंड यूज़ करें क्लासिफिकेशन की, बेटे उसमें क्या होता है, कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं और कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होते हैं। तो आप ये सोचो कि जो कार्बोहाइड्रेट बेटे मोनोसैक्राइड्स हैं या ऑलिगोसैक्राइड्स हैं, वो सारे वाटर सॉल्युबल हैं, क्रिस्टलाइन है और स्वीट इन टेस्ट है। तो आप कह सकते हो कि जितने बेटे मोनोसैक्राइड्स ले लो सारे और सारे ऑलिगोसैक्राइड्स को ले लो, ये सारे जो बनेंगे बेटे स्वीट, इनका सोल्यूशन स्वीट होगा, इसलिए बेटे इन सारे को हम लोग शुगर्स बोलते हैं। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द शुगर्स। तो जो क्रिस्टलाइन हो, वाटर सॉल्युबल हो और जिनका वाटर सोल्यूशन स्वीट हो, डेफिनेटली ऑल आर सेड टू बी दैट इज योर शुगर्स। बेटे नॉन शुगर क्या होंगे, जो पॉलीसैक्राइड्स हमारे हैं, जैसे स्टार्च बेटे हम ले लें, इनका क्या है, एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल हैं और बेटे इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट नहीं होता है, इसीलिए बेटे इनको हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर सेड टू बी नॉन शुगर्स। आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस वी कैन क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट इन 2 ग्रुप्स, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। स्टूडेंट्स अब आइए बात करें, अब आपको पता है बेटे कुछ हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हैं और कुछ बेटे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हैं। सम आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड सम आर बेटे नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज लेट अस ट्राई टू क्लासीफाई द डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट। बेटे बात करें अगर हम आपसे, तो याद करिए कि जो कार्बोहाइड्रेट बेटे टॉलेंस या फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस फेलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट। फेलिंग और टॉलेंस के बारे में बता रखा मैंने, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
इनको रिड्यूस कर सकते होंगे बेटे, उनको हम लोग कहते हैं वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। और बेटे जो रिड्यूस नहीं कर सकते हैं उनको हम कहते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। जैसे बेटे बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि रिड्यूसिंग कौन से बनते हैं। बेटे पता है जो कार्बोहाइड्रेट हेमी एसिटल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिनका एल्डिहाइडिक ग्रुप OH ग्रुप के साथ ऐड होकर हेमी एसिटल बनाता है। जो कार्बोहाइड्रेट हेमी एसिटल होंगे या हेमी कीटल होंगे, ये हेमी एसिटल हेमी कीटल की बात स्ट्रक्चर में हम आपसे बात करेंगे इस पर, कि जो हेमी एसिटल होंगे या बेटे जो हेमी कीटल होंगे, तो पक्का है उनकी टेंडेंसी क्या होगी, दोनों हमारे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं टॉलेंस और फेलिंग रीजन को रिड्यूस करने की होगी। इसीलिए आप कहेंगे वो सारे हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। और जो बेटे हमारे हेमी एसिटल और हेमी कीटल नहीं होंगे, these have no tendency to reduce tolerance and बेटे your failing reagent, that is why these are called as the non-reducing sugars here। अब आइए बात करते हैं हम आपसे, जैसे यहाँ बात करें बेटे आप कह सकते हो कि आइए जो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स की। बेटे पता है जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है उनकी कैटेगरी बनाएं बेटे, हम लोग उनकी दो कैटेगरी बना सकते हैं कि वो सारे मोनोसैकेराइड जिसमें बेटे एल्डिहाइडिक ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्री या कंबाइंड, दो तरह से ग्रुप मिलेंगे एल्डिहाइडिक ग्रुप को। फ्री मिले तो भी आप कहेंगे कि वो एल्डोजेज है, कंबाइंड मिलेंगे तो भी कहेंगे एल्डोजेज हैं। तो जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम लोग एल्डोजेज बोलते हैं। जैसे बेटे हम बात करें ग्लूकोज एक एल्डोजेज है। और बेटे दोज मोनोसैकेराइड्स विच हैव कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट एट द फंक्शनल ग्रुप, उनको हम लोग कहते हैं बेटे वो कीटोजेज हैं। एक बात बेटे नोट करके रखना कि जब कोई जब कोई मोनोसैकेराइड एल्डोजेज होगा तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट होगा, जबकि अगर बेटे आपका कोई मोनोसैकेराइड कीटोजेज है इसकी पोजीशन बेटे इन बिटवीन द चेन कहीं भी हो सकती है। Students, on the basis of above concept, let us try to attempt these three problems. Thank you.